चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग बातचीत कर रहे थे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, और बताया कि हमारा संविधान, पहले आपको बताया कि कैसे इसका निर्माण हुआ, फॉर्मेशन बताया था। अलग अलग हिस्सों में बांट के देखते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, संवैधानिक विकास, डेवलपमेंट कैसे बना, फिर फॉरेन सोर्सेज, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई, फिर भाग, पार्ट्स, फिर शेड्यूल्स, और फिर आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और उन्हीं अनुच्छेदों को बताते हुए एक एक करके शुरुआत किए थे। सबसे पहले आपको बताया था आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में बताया था कि भारत क्या है, राज्यों का संघ, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो उसमें संघ क्या होता है ये आपको समझाया था 3 उदाहरण से। पहला आपको बताया था फेडरेशन, जिसमें स्टेट और सेंटर के पास पावर्स क्या होती है, बराबर होती है, जैसा कि अमेरिका में होता है। दूसरा है कन्फेडरेशन, जहाँ पर स्टेट ज़्यादा पावरफुल होता है, सेंट्रल कमज़ोर होता है, जैसे कि रूस में है। और तीसरा है यूनियन, यहाँ पर राज्य कमजोर हैं, केंद्र की स्थिति बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पर केंद्र राज्य के मामलों में इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए आपको बताया कि ज़्यादातर मामलों में हम देखते हैं कि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो लोग भारत के मामलों में ही परेशान रहते हैं, जबकि अमेरिका और रूस के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं, क्योंकि उनके यहाँ अपने पे यहाँ करने के लिए कुछ नहीं, और राज्यों के मामले में कुछ नहीं कर सकते। ठीक। इसके बाद फिर आर्टिकल 3 आपको बताया था कि राज्यों का जो निर्माण है, तो उस 2 में आपको बताया था कि राज्यों का प्रवेश है, जैसे सिक्किम को एंट्री दी गई, वैसे नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया किस आर्टिकल में दिया गया है, 3 में दिया गया। और बताया था कि नए राज्यों का निर्माण केवल कौन कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। और राज्यों के निर्माण में उसमें किसी की सीमा को बढ़ाना, घटाना, उनका नाम बदलना या उसकी सीमा में बदलाव करना, ये काम केवल किसके पास है, संसद के पास है, और सिंपल मेजोरिटी से। इसके लिए कोई बहुत संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बताया था आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो भी राज्यों का निर्माण होता है, प्रवेश, ये एक साधारण विधायी प्रक्रिया होती है। इसके लिए आर्टिकल 368 का संशोधन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर इसके बाद अगला देख रहे थे हम लोग पार्ट 2, भाग 2 में आपको बताया था क्या था, नागरिकता, सिटीजनशिप। और नागरिकता में आपको बताया था कि नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। बताया था वहाँ पर एकल नागरिकता है, तो वैसे हमारे यहाँ भी है। तो इसी नागरिकता में आपको बताया था कि नागरिकता से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, ये किस अधिनियम से किए जाते हैं, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955। और ये जो 55 का नागरिकता अधिनियम है, सिटीजनशिप एक्ट है, इसी में 9 बार संशोधन हो चुका है। तो उसी को बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और उसी को लेकर जो जो उसमें सुधार करने थे, वो सारे सुधार किए गए। और उसी नागरिकता अधिनियम में ही भारत में कौन व्यक्ति नागरिक होगा, इसके बारे में बताया था कि 5 प्रकार से नागरिकता अर्जित की जा सकती है। इसमें सबसे पहला आपको बताया था बाई बर्थ, जन्म से, कि 26 जनवरी और 1950 या उसके बाद से जो भी व्यक्ति भारत की सीमा में जन्म लिया है, वो भारत का क्या माना जाएगा, नागरिक माना जाएगा। और बताया था कि ज़्यादातर लोग इसी वजह से भारत के नागरिक हैं। हम लोग भारत के नागरिक कैसे हैं, बाई बर्थ, जन्म से हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो भारत की सीमा में है। और बताया था कि जो विदेशी राजनयिक हैं, एम्बेसडर हैं, उनको इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। फिर दूसरा आपको बताया था वंशाधिकार, कि अगर भारत के बाहर भी जन्म लिया लेकिन माता पिता में से कोई एक भारतीय है, तो वो भारत का नागरिक होगा। तीसरा बताया रजिस्ट्रेशन है। और चौथा नेशनलाइजेशन, कि उसके लिए आवेदन करते हैं, उसकी फीस लगती है। और पांचवा आपको बताया था भूमि के अर्जन, कि अगर कोई लैंड एक्वायर करती है सरकार, तो उसके सारे लोग क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक। और इसी के साथ साथ नागरिकता का जो समाप्ति है, ये के कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताया था। पहला था कि परित्याग, कि व्यक्ति खुद से परित्याग करेगा। दूसरा था पर्यावसन, कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की। और तीसरा आपको बताया कि सरकार किसी को वंचित कर सकती है नागरिकता से। ठीक है, यहाँ तक हमें लग रहा है आपको हम बता दिए थे। अब इसके बाद नागरिकता में कुछ प्रावधान और हैं। जैसे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 9, अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 9। हाँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको फिर से, कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाला, जो आर्टिकल लिखा हुआ है 9 में, 9 को आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, कोई भारत का नागरिक, उसने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है, अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। जैसे आपको बताया कि आप भारत के नागरिक हैं, मतलब आप भारत के ही नागरिक हैं, किसी अन्य देश के नागरिक आप नहीं हो सकते। ठीक है,
जैसे अक्षय कुमार के मामले में हुआ कि अक्षय कुमार भारत के नागरिक थे, इन्होंने कनाडा की नागरिकता ली। तो जब अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता उनकी खुद ब खुद क्या हो गई, समाप्त हो गई। उसके लिए कोई प्रक्रिया, कोई प्रोसीजर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब इसमें भी कुछ केसेस हुए, कुछ केसेस होने का मतलब कि एक केस 97 में हुआ, सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ मामला था कि जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो उस समय वो इटली की नागरिक थी और इटली की नागरिकता का उन्होंने त्याग नहीं किया और भारत के नागरिक वो बन गई और लास्ट तक उन्होंने इटली की नागरिकता का त्याग नहीं किया। तो कहा गया कि अनुच्छेद 9 का इस्तेमाल करते हुए उनकी नागरिकता को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन मामला जब कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सोनिया गांधी का फेवर लिया। कोर्ट का कहना था कि सोनिया गांधी पहले कहाँ के नागरिक थे, इटली के नागरिक थे। ठीक, और इटली के कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ का नागरिक दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता। वहाँ के नागरिकों को अधिकार है कि वो दो तीन कितने भी देशों के नागरिक हो सकते हैं। ठीक, तो वहाँ के हिसाब से ठीक थी। जब वो भारत की नागरिक ही नहीं थी तो भारत की नागरिकता कोई सवाल नहीं होता। अब वो पहले वो कहाँ की नागरिक थी, इटली की। अब वो कहाँ के नागरिक हो गई हैं, भारत की। अब अगर वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता उनकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक, यानी राहुल गांधी या सोनिया गांधी अब अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता लेंगे तो इंडिया की सिटीजनशिप उनकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी पहले आप कहाँ के नागरिक हो, भारत के हो। तो भाई नागरिकता कानून किसके लिए, भारत के नागरिकों के लिए। जब भारत के नागरिक आप बनेंगे फिर किसी और देश के बनेंगे तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था और अभी भी ये चल रहा है। ठीक, नागरिकता में एक और अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 11 लिखवाए थे आप लोगों को। हाँ, अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11। ठीक है, 11 लिख लीजिए, 11। तो जो अनुच्छेद 11 है कि नागरिकता का अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता के सभी अन्य संबंधित विषयों को बंद करने की शक्ति किसको है, संसद को है। यानी ये पावर केवल किसको दे दी गई है, संसद को दी गई, किसी अन्य को इस मामले में कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एंड प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप। तो ध्यान रखेंगे, नागरिकता के मामले में जितने भी प्रावधान करने हैं उसके लिए सारी शक्तियां किसको दी गई हैं, संसद को दी गई हैं, पार्लियामेंट को दी गई है। स्टेट लेजिस्लेचर्स को, राज्य की विधायिका को इसके मामले में कोई भी शक्तियां नहीं है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 11 में। अब यही जब नागरिकता हम लोग देखते हैं, सिटीजनशिप देखते हैं, तो सिटीजनशिप में अक्सर एक वर्ड इस्तेमाल होता है, एनआरआई आपने सुना होगा, कहते हैं ना, अप्रवासी भारतीय। तो जो एनआरआई होते हैं, अप्रवासी भारतीय होते हैं। तो एनआरआई होते हैं और एक होता है भारतीय मूल के, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो एनआरआई और एक होते हैं पीआईओ। पीआईओ यानी लिखा रहता है ना, भारतीय मूल के। और एक होते हैं अप्रवासी भारतीय। तो एनआरआई और पीआईओ दोनों एक ही हैं, दोनों में कुछ अंतर है या दोनों एक ही शब्द है, खाली शब्दों का हेर फेर। अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल में क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है? जिनके पास नागरिकता है, जिनके पास वो भारतीय मूल के हैं, और जिनके पास नागरिकता नहीं फिर भी यहाँ प्रवास कर रहे हैं, वो पर जो यहाँ पे रहते हुए दूसरी जगह चले गए प्रवासी हो जाते हैं, वो। और पीआईओ भारतीय मूल के। एनआरआई मतलब जो जिसके पास बाहर का है, मतलब जिसके पास जो बाहर का है, जो यहाँ रह रहा है, तो बस इंडिया का भी है और अपने देश का भी। चलिए देखिए, है क्या कि ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, भारतीय मूल का, तो जो भारतीय मूल का व्यक्ति होता है उसका नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो बस भारतीयों का वंशज है, ब्लड भारतीयों का है, देखने में भारतीयों की औलाद लगता है, देखने में इंडियन लगता है। ठीक है, जैसे कई पीढ़ी पहले कई लोग थे जो भारत छोड़ के चले गए या गुलाम बना के लेके अंग्रेज चले गए, दूसरे देशों में लेके चले गए, यूरोप में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, फिजी में, सुआ, देखेंगे कई सारी जगह पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं, मॉरिशस से।
तो वहाँ पर गए और वहाँ जाके वो लोग बस गए और वहीं के रह गए, वहीं के नागरिक हो गए, वहीं पर ज़मीन मकान ले लिया और जिस देश में रह रहे हैं वहीं का पासपोर्ट उन्होंने धारण कर लिया, वो वहीं के नागरिक। ठीक, तो वो वहीं के हैं मूल रूप से। ठीक, बस दिखने में क्या है, भारतीय जैसे हैं, बस दिखने में हमारे जैसे हैं। उनका हमारे नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, वो जहाँ के हैं वहीं के नागरिक हो चुके हैं, वहीं का पासपोर्ट है उनके पास, सब कुछ वहीं का है। बस वो दिखने में क्या है, हमारे जैसे हैं। जैसे आपने सुना होगा ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, या अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, या कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ढेर सारे हैं। ये लोग क्या हैं, भारतीय मूल के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये हमारे नागरिक नहीं है, ये बस हमारा ब्लड है, हमारा वंशज है कि कोई भारतीय था, वो देखने में हमारे जैसे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो जो भारतीय मूल का होता है उसका हमारी नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। भारतीय जो एनआरआई होता है, अप्रवासी का मतलब होता है कि ये भारत का ही नागरिक है। कहाँ का नागरिक है, भारत का नागरिक। साल भर में हमारे भारत से लेकर चला गया, वो साल भर में 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहा है, या 4 साल में 365 दिन से कम भारत में रहा हो, तो उसको क्या मानेंगे, एनआरआई, अप्रवासी भारतीय। यानी भारत का ही नागरिक है, लंबे समय से भारत से बाहर रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनआरआई, अप्रवासी भारतीय। लिख लीजिए, एनआरआई यानी अप्रवासी भारतीय वह भारत का नागरिक, a citizen of India who has been out of India for more than 182 days in 1 year, वह भारत का नागरिक जो एक वर्ष में 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहा हो, या 182 दिन से कम भारत में रहा हो। ठीक, या 4 साल में 365 दिन से कम भारत में रहा हो, या 4 साल में समझ लीजिए कि 3 साल भारत से बाहर ही रहा हो, यानी साल भर में 182 दिन यानी लगभग 6 महीने। तो साल भर में 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर, या 4 साल में 365 दिन से कम भारत में, तो उसको हम क्या मानेंगे, एनआरआई मानेंगे, अप्रवासी भारतीय मानेंगे। ठीक, तो उसे क्या मानेंगे, अप्रवासी भारतीय, एनआरआई। अब देखिए, एक व्यक्ति जो एनआरआई है वो भारत का नागरिक है, अब वो भारत का पासपोर्ट लेके गया है। ठीक, पासपोर्ट किसका है, भारत का है, तो हमारा ही नागरिक है, हमारा ही पासपोर्ट, वो भारत से बाहर गया है। अब जब उसको वापस लौट के आना है भारत में, तो क्या उसको वीज़ा लेने की जरूरत पड़ेगी, उसको वीज़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा ही नागरिक है, अपने घर वापस लौट रहा है। लेकिन पीआईओ, भारतीय मूल का व्यक्ति, वो जिस देश में रह रहा है वहाँ का नागरिक है, उसको भारत आना होगा तो क्या करना होगा, वीज़ा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, यानी एनआरआईज हमारे ही लोग हैं, इनको वीज़ा लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट किसका है, लिख सकते हैं उसके पास भारत का पासपोर्ट होगा, अतः उन्हें भारत आने के लिए वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं मिलती। तो वो एक तरीके से उनको लगभग लगभग वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं कि जो एक भारतीय नागरिक को मिलती हैं, लगभग लगभग वो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। कोई मान लीजिए यहाँ दिल्ली से अमेरिका न्यूयॉर्क जा रहा है और उसकी फ्लाइट कनेक्टिंग दुबई से है या चाहे लंदन से, तो फिर उसका ट्रांजिट वीजा उसको लेना पड़ेगा। तो ट्रांजिट पीरियड में मान लीजिए कोई 4 घंटा वो लंदन में बिताएगा ना या दुबई में, तो बाहर थोड़े निकलते हैं, पासपोर्ट से बाहर थोड़े जाएंगे, अरे एयरपोर्ट से बाहर थोड़े जाएंगे, मतलब उसको कहीं का वीजा नहीं लेना पड़ेगा। बाहर जाने की परमिशन नहीं होगी, वो एयरपोर्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं किसको मिलती हैं, एनआरआई को मिलती है। ठीक है, और जो भारतीय मूल का नागरिक होगा, जिनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, तो जो भारतीय मूल का नागरिक होगा, लिख लीजिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का नागरिक यानी जो किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण करना हो, बस रक्त से वो भारतीय समुदाय से संबंधित है, कि बाय ब्लड वो क्या है, इंडियन है, कि देखने में भारतीय है। अब क्योंकि वो जिस देश में रह रहा है वहाँ की नागरिकता उसने ग्रहण की है,
वहाँ का पासपोर्ट है उसके पास, तो उसे भारत आने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पासपोर्ट की वीज़ा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इनको कुछ खास फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, ज़्यादातर फैसिलिटीज़ किसको मिलती है, एनआरआईज को मिलती है, पीआईओ को कुछ खास सुविधा नहीं मिलती। ठीक, अब ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो ओसीआई है, अब इन्हीं को अब एक 2015 से एक नया सिस्टम का जारी किया गया है जिसको कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लिख लीजिए ओसीआई। क्या बोलते हैं, ओसीआई। ओसीआई कार्ड दे दिया जाता है। ओसीआई, ओसीआई का मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज का मतलब समुद्र पारी जो भारतीय लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए एक कार्ड दे दिया जाता है, उनको एक क्या बना देते हैं, अलग से कार्ड बना देते हैं। तो जिसको ओसीआई कार्ड मिल जाता है वो आजीवन भारत के क्या हो जाते हैं, उनको आजीवन भारत आने जाने का वीज़ा मिल जाता है। यानी भारतीय मूल के ही हैं तो उनको क्या दे दिया, ओसीआई कार्ड। तो यानी अब उनको भारत आने के लिए लाइफ टाइम क्या मिल गया, वीज़ा मिल गया, तो कभी भी आ सकते हैं। उनको एनआरआई जितनी सुविधाएं मिलती हैं, बस लैंड परचेज वगैरह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वहाँ से आगे यहाँ ज़मीन खरीद रहे हो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख लीजिए विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, ओसीआई कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक तो ओसीआई कार्ड को भारत आने के लिए क्या होगा, आजीवन जीवा वीज़ा मिल जाएगा। दे गेट लाइफ टाइम वीज़ा ऑफ इंडिया, दे गेट ऑल फैसिलिटीज ऑफ एनआरआई, बट दे जस्ट कैन नॉट बाई द एग्रीकल्चर लैंड या द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, वो कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे, बस इतना किया गया है उनके लिए। ठीक है, उनकी जमीन खरीद सकते हैं। हाँ वैसे जमीन खरीद सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते तो ये जो राहुल गांधी है, ये ओरिजिन ऑफ इटली कर सकते हैं। भाई भारत के माँ भारत के नागरिक हैं, पिताजी भारतीय थे, सब भारतीय हैं, तो भारतीय हैं, जन्म से भारतीय हैं, भारत में जन्म होगा। हैं, तो इटली से ना। अरे तो उसके पहले वो भारत के नागरिक हो चुके थे, उनके पिताजी भारत के नागरिक हो चुके थे, तो बाई बर्थ इंडियन है। अब जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है, लाल कृष्ण आडवाणी सिंधी है, सिंध से आया था, पंजाब पाकिस्तान के, वहाँ से माइग्रेट करके आए। मनमोहन सिंह लोग बाहर थे, तो उनके लिए सब प्रोविजन किया गया। इसमें इंडिया में कोई माता या पिता जब कोई एक इंडियन होगा तो मतलब उसको दर्जा दे दिया जाएगा। भाई जन्म भारत में होगा ना, जन्म भारत में होगा, माता पिता में से कोई एक भारतीय, कल समझाए थे वही चीज़ बेटा, कि जन्म कहाँ हो, पहले पहला कंडीशन क्या बताए थे, बाई बर्थ, 26 जनवरी को या उसके बाद जन्म कहाँ हुआ हो, भारत की सीमा में। बस जो फॉरेन कंसल्ट जो कंसुलेट थे, यही है, चल चिपका दो, बस उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, खोल दो, रहने दो, रहने दो, समझ गए। तो ये जो ओसीआई कार्ड है ये बस उन्हीं के लिए है कि जो बस ये है कि आने में वीज़ा आसानी से मिल जाता है, बाकी कुछ खास ऐसी फैसिलिटी इनके लिए है नहीं। और सारा ध्यान सरकार का जो रहता है वो एनआरआईज पर रहता है, अप्रवासी भारतीयों पर, क्योंकि फ़ायदा ज़्यादा किससे होता है, एनआरआई से होता है, पीआईओ से कोई फ़ायदा नहीं होता। अब जैसे ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इससे भारत को कोई फायदा नहीं। या कल्पना हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी तो ऐसा नहीं कि उससे भारत को कोई फायदा हो, कोई फायदा नहीं। वो लोग अपने देश के हैं, बस दिखने में हमारे जैसे, कोई भारत से कोई ऐसा कोई लगाव नहीं। ठीक है, ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के, जिस पार्टी के चर्चिल था, चर्चिल तो घनघोर भारत का विरोधी था। तो ये बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि फलाना जो है कि वो भारतीय मूल का है तो वो भारत के पक्ष में है, ऐसा कुछ नहीं, वो जहाँ के हैं वहीं के होते हैं। ये सब लगाव केवल एनआरआईज को होता है क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। ठीक, क्लियर हो गया। तो एनआरआई पीआईओ, और वही पीआईओ फिर अब कन्वर्ट कर दिया किस पे, ओसीआई कार्ड धारक में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए आप देखिए हर साल 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, एनआरआई दिवस मनाते हैं, कभी पीआईओ दिवस नहीं मनाया जाता।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारा निवेश वो सब किससे लेके आते हैं, एनआरआई से लेके आते हैं। ठीक, जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं उनको बुलाया जाता है कि आप वहाँ ज़्यादा कमा रहे हैं। तो भारत का जो डायस्पोरा है यानी बहुत बड़ा है, यानी भारतीय लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। और विदेशों में जो काम कर रहे हैं ज़्यादातर पैसे वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो उनसे उम्मीदें सरकार को थोड़ी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा के कहाँ भेजेंगे, भारत भेजेंगे। ठीक, चलिए। तो नागरिकता हमारे यहाँ खत्म नहीं होगा, वो वहाँ की नागरिकता, भाई वहाँ पर रह रहा है तो वहाँ की सरकार की नागरिकता लेनी पड़ेगी। वहाँ के ले लेगा तो यहाँ का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो उनको आना पड़ेगा, अपना वीज़ा रिन्यू कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा कुछ ना कुछ, नहीं तो फिर वहाँ के हिसाब से दिक्कत हो जाएगी जहाँ पर रहेंगे। 20 साल के लिए बनता है, नहीं 10 साल के लिए बनता है सर, तो 10 साल के लिए। वीजा अप्लाई करने के बाद लिखा था आपको 6 महीने की वैलिडिटी बची हुई है, तब आपको वीजा 10 साल के लिए बनता है पासपोर्ट, 10-10 साल के लिए एक्सटेंड होता है। ठीक है, चलिए खैर समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद आता है हमारा अगला भाग है, बहुत बहुत बड़ा भाग है, लिखिए पार्ट 4, भाग 4, सॉरी पार्ट 3, भाग 3। तो पार्ट 3 में क्या था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार है किस भाग में है, भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया, पार्ट 3। ठीक, इसमें लिख लिया अनुच्छेद 12 से लेके कहाँ तक है, 35 तक है, 12 to 35। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 32 लिखा हुआ, 35 तक है ये, 12 to 35। ठीक, अब ये मूल अधिकार बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखेंगे जो आपके अपने जीवन में काम आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब पहले तो इसकी बेसिक 1-2 चीज़ें समझा दें कि सबसे पहले इसमें एक आर्टिकल है अनुच्छेद 12, लिखिए आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। अब आर्टिकल 12 आप देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग जहां भी पढ़ते हैं राज्य, स्टेट, तो जहां भी स्टेट वर्ड यूज होता है, जहां भी राज्य शब्द इस्तेमाल होता है, तो हम लोग कहते हैं राज्य का मतलब यूपी एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, एमपी क्या है, राज्य। तो यही हमारी राज्य की क्या मान लेते हैं। लेकिन अभी जो अगला हम लोग भाग देखेंगे, भाग 3, और उसके बाद अगला भाग आएगा भाग 4। तो ये दोनों दो पार्ट हम देखेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो इन दोनों भागों को देखते समय राज्य को आपको अलग अर्थ में लेना होगा। अभी जब इस भाग में जब हम लोग पढ़ेंगे और इसके अगले अगले भाग में जब भी हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे, तो आप केवल स्टेट नहीं समझेंगे। राज्य का मतलब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, उसके सारे ऑफिशियल। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, उसके ऑफिशियल। जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जिले का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, सेल, गेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ये सब स्टेट की डिफिनेशन में आएंगे। अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, उसको अगर सरकार फंड करे, मान लीजिए कि हमें कल को सरकार पढ़ाने के लिए पैसा देना शुरू करे, तो हम भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। ये केवल किस भाग के लिए, भाग 3 और भाग 4 के लिए। तो जहां भी अब लोग हम अगले दोनों भागों में बताए ना, बड़े भाग है ये, इसमें आपको समझने में समय लगेगा। जहां भी राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आप क्या कहेंगे, पूरा नीचे से ऊपर तक। राज्य का मतलब केवल आप ये नहीं लेंगे राज्य का मतलब यूपी एक राज्य है, बिहार एक राज्य। जहां भी राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा ये ब्रॉड बेस्ड होगा। ठीक है, लिख लीजिए राज्य का मतलब क्या होगा। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में लिखिए, ये हिंदी वाले लोग लिख लीजिए, केंद्र और राज्य के विधायी अंग, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द
यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र की कार्यकारी और विधायी, केंद्र राज्य की नहीं, केंद्र सरकार की, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की कार्यकारी व विधायी अंग, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, राज्य सरकार के कार्यकारी व विधायी अंग, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स, राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास इत्यादि, ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, ऑल लोकल अथॉरिटीज, that is municipality, comma panchayats, all local authorities, that is municipalities, comma panchayat, comma district boards, comma improvement trust, फिर चौथा लिख लीजिए, अन्य सभी विधिक या गैर विधिक प्राधिकार जैसे LIC, ONGC, सेल, ऑल अदर स्टेचुअरी और नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटीज, all other statutory or non-statutory authorities like LIC, ONGC, SAIL, etc. LIC, ONGC, SAIL, etc. दूसरा वाला, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स, पहला यूनियन का है, दूसरा स्टेट का है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, चौथे पॉइंट के बाद लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी को, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन ए प्राइवेट बॉडी ऑर्गन, किसी भी निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वह राज्य के अंतर्गत आएगी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग as an instrument of the state, fall within the meaning of state under Article 12. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12। यानी अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, एजेंसी है, संस्था है, जो राज्य की संस्था की तरह काम कर रही है, यानी राज्य उसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, पैसा दे रहा है, कल को हमको ही सरकार पैसा देने लगे तो हम भी किस में शामिल हो जाएंगे, राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाएंगे। इतना हो गया। तो ये सारी चीजें मिलके, ये सब चीजें मिलके किसको बना रही हैं, राज्य की परिभाषा, सरकार को नहीं। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, समझ गया, राज्य की परिभाषा। ये केवल किस भाग के लिए है, भाग 3, और आगे आएगा भाग 4, वहां भी एक डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया, सेम यही चीजें लिखा होगा कि आर्टिकल 12 के तरीके से। ठीक, तो आगे दोनों भागों में जब भी हम कहेंगे कि राज्य ऐसा करेगी या राज्य ऐसा नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश या किसी राज्य की बात कर रहे हैं, उसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं, केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्य जो भी सरकार की तरफ से काम कर रहा है
वो किसकी डेफिनेशन में आएंगे? राज्य की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 12 में। अगला आर्टिकल देखिए 13 है। 13 कहता है, 13 पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, 13। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां। ये किस में दिया गया है? 13 में। 13 लिखिए। अनुच्छेद 13। तो 13 में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है 13 में? अपमान करने वाला, अल्पीकरण लिखा होगा। अपमान काहे करोगे भाई? कहाँ से लिखते हो? अल्पीकरण लिखा होगा, अपमान काहे करोगे? चलिए, तो देखिए 13 का मतलब लिख लिया सब लोग 13। अब समझिए 13 कहता है कि 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मौलिक अधिकार है, ठीक, अगर स्टेट कोई ऐसा कानून बना रहा है, स्टेट यानी राज्य, राज्य मतलब जो भी थोड़ी देर पहले बताया अनुच्छेद 12 में सब, वो अगर कोई ऐसा कानून बना रहे हैं जो किसको कम कर रहा हो? मौलिक अधिकारों को कम कर रहा हो। फंडामेंटल राइट से क्या है? असंगत करने का मतलब कम करना हो, उसको कम कर रहा हो, रोक रहा हो। तो ये आर्टिकल 13 क्या करेगा? इसमें एक आच्छादन का सिद्धांत आता है, ओवरलैप थ्योरी आती है कि ये एक छाता तैयार करेगा, एक छतरी क्रिएट करेगा। ठीक, और वो कानून अगर मौलिक अधिकारों को वायलेट नहीं कर रहा है, तब तो वो कानून जहां तक वायलेट नहीं कर रहा है वहां तक वो कानून क्या है? ठीक है। लेकिन अगर वो मौलिक अधिकारों को कम करने वाली जगह पर आ गया तो वो फिर यहां पर लागू नहीं होगा। यानी इस 13 ने छाता बनाया किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स के लिए, और कहा कि ये इसको कम नहीं करेंगे। यानी ये इस कानून को रोकेगा। कहां तक रोकेगा? जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। समझ गए? यानी एक बहुत साधारण सी भाषा में कह दिया जाए कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। कौन नहीं कम करेगा? राज्य, स्टेट फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं करेगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? 13 में कहा गया है, बिल्कुल साफ साफ कहा गया। यानी वो इस लिमिट तक लागू होगा, उस सीमा तक लागू होगा जहां तक कि, यानी मान लीजिए कोई कानून बना दिया गया, अब कानून अगर जब तक आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन रहा है तब तक वो कानून ठीक है। जहां वो मौलिक अधिकार के खिलाफ चला गया, तुरंत 13 कहेगा कि नहीं, अब ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। इसमें 13 को हम डिटेल में पढ़ के सुना देते हैं कि इसमें 13 एक लिखा हुआ है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवेश सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, मतलब कि जो इससे सहमत नहीं रखते। ठीक, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि ये कहा गया कि राज्य कोई ऐसा विधि कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में क्या है? मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, उसको कम करती हो। यानी मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। ये कहा गया है 13(1) में। लिखिए 13(1). इसी को बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग, आच्छादन का सिद्धांत। तो आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? लिखिए द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। लिखिए राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ
राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away the rights conferred by this part, the rights conferred by this part। राज्य को ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। न्यून करना यानी कम करना, छीनती है या कम करती है, ऐसे लिखिए सिंपल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी दिखी है, ठीक है। यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है, यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है तो वह क्या हो जाएगी? शून्य। वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, ठीक है। टेक्स अवे द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, विधि बनाई जाती है तो वह उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। कन्फर्ड बाय दिस पार्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द contravention, to the extent of contravention, comma, be void, be void। यानी कुल मिला के ये कहती है कि कानून ठीक है भाई, संसद ने बनाया, विधायिका ने कानून बना दिया, लेकिन अगर वो किसके खिलाफ जा रही है, मौलिक अधिकारों को, तो उसको कम नहीं कर सकते। यानी सिंपल लैंग्वेज में अनुच्छेद 13 क्या है? छतरी है, एक छाता है जो प्रोटेक्ट करती है किसको? फंडामेंटल राइट को। किससे प्रोटेक्ट कर रही है? राज्य से। यानी ये कह रही है कि राज्य मौलिक अधिकारों को कम नहीं करेगा। बिल्कुल सीधा, शब्दों का हेरफेर है, सीधा मतलब ये है कि कम नहीं करेगा। कहाँ तक कम नहीं करेगा? जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स को कम, वो राज्य विधि कम कर रही है, ठीक। चलिए एक और आर्टिकल आपको बताया होगा, आर्टिकल 32 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 32 केवल पढ़िए, आर्टिकल 32। अधिकारों को प्रवर्तित कराने की व्यवस्था। 32 ये है, उसकी मतलब आपको समझाते हैं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है, मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो 32 कहता है कि आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 आपको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट अपील करने का अधिकार देता है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। एक और अनुच्छेद होगा 226। 226 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया गया, मौलिक अधिकार छीना गया, तो 226 कहता है कि आप सीधे सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखिए कि ये मौलिक अधिकार कुछ बहुत ही खास चीज है, जिसके लिए पहले ही कह दिया गया 13 में कि उसको कम नहीं कर सकते। यानी पहले प्रोटेक्शन लगा दिया गया और कहा गया कि अगर छीना गया तो 32 के हिसाब से आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और 226 से हाई कोर्ट। यानी ये चीज कुछ बहुत खास है, कुछ बहुत स्पेशल चीज है कि जिसके बारे में सारे प्रावधान बताए गए हैं, सारी सुरक्षा दी गई, सारा प्रोटेक्शन किया गया अच्छे से। कि शुरुआत अभी शुरू नहीं हुआ मौलिक अधिकार, शुरुआत में ही बताया गया कि भाई इसको आप कम नहीं करेंगे। कौन नहीं कम करेगा? तो राज्य को डिफाइन कर दिया गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकार की तरफ से काम कर रहा है वो सब राज्य हैं। 13 में कहा गया कि राज्य इसको कम नहीं करेगा, और अगर छीना तो सीधे कहाँ चले जाइए? सुप्रीम कोर्ट। कौन सा अनुच्छेद? 32। और नहीं तो आप सीधे 226 से कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन किया गया, मतलब एक बहुत ही स्पेशल चीज है जिसके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। कुछ खास बात होगा तभी तो इतना संरक्षण दिया गया। इतना संरक्षण तो किसी भी चीज को नहीं दिया गया। अब ये है क्या, ये सब चीजें कहाँ से आई? ये जैसे आपको बताया था कि भाग 3 कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? अमेरिका से लिया गया। तो अमेरिका के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। बिल ऑफ राइट का मतलब है कि, सॉरी, ब्रिटेन के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट कहा जाता है। अमेरिका में इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा, अभी कई सारे एग्जाम्पल आएंगे उसके, कि
जैसे आपको बताया कि जब कांग्रेस का सेशन हम लोग देखते हैं ना, 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कि जिसमें वल्लभ भाई पटेल क्या थे, अध्यक्ष थे, और पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी वहीं पर। तो ये मौलिक अधिकार शुरू से ही इसको मांगा जाता रहा है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, हर जगह में इसकी व्यवस्था की गई। अब ये है क्या कि बिल्कुल बहुत कम शब्दों में आप कहें कि एक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने के लिए जितने मिनिमम राइट्स होने चाहिए, न्यूनतम, कम से कम, वही उस व्यक्ति के क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल, मूल। मूल का मतलब क्या होता है, बेसिक, मूल में है बिल्कुल। तो फंडामेंटल राइट अपने आप में नेचर में ये क्या है, बिल्कुल मिनिमम है, न्यूनतम है, कम से कम। पहले कह दिया कि ये एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए सबसे कम वाले राइट से ही है, एकदम बेसिक, मूलभूत अधिकार बोलते हैं ना, मूल, एकदम बेसिक, कि अगर इससे कम मिला तो फिर हम इंसान की श्रेणी में नहीं रह जाएंगे, फिर हम पशु की श्रेणी में आ जाएंगे। यानी जो एक कल हम लोग गरीबी की बात कर रहे थे, बताया ना कि गरीबी भाई जानवर भी है लेकिन हम इंसान है, एक मानवीय गरीबी है, तो ना, ह्यूमन पॉवर्टी, मानवीय गरीबी, कि कुछ बेसिक चीजें इंसान के लिए चाहिए, कि रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हम इंसान हैं। तो वैसे हम इंसान हैं, तो इंसान को स्वतंत्रता पूर्वक इंसान के तरीके से जीवन जीने के लिए जितने न्यूनतम अधिकार होने चाहिए वही उस व्यक्ति के क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक। तो क्योंकि ये अपने नेचर में मिनिमम है, न्यूनतम है, यानी पहले ही बता दिया गया कि ये सबसे कम है। अब इसको भी राज्य उंगली करे कम करने के लिए, तो बर्दाश्त होगा? तो पहले ही कह दिया कि भाई साहब ये सबसे कम है, अब इसको कोई कम नहीं करेगा। आपको ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो इसको क्या करता हो, कम करता हो। और अगर छीना या कम किया तो आप सीधे कहाँ चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सीधे हाई कोर्ट जाइए। जैसे कोई नॉर्मल आपका अधिकार छीना गया तो आप पुलिस में जाते हैं या निश्चय अदालत में कंप्लेन करते हैं, मुंसिफ कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मौलिक अधिकार छीना गया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये मूल है, बेसिक है। अब इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट, इतना बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किस काम का, जो अपने नागरिकों को उनके न्यूनतम अधिकार भी न दिला सके। ये फंडामेंटल राइट मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मिनिमम की बात, कि ये कह रहा है कि हम मिनिमम है, हम मैक्सिमम है ही नहीं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट तो ढहा देना चाहिए कि जो अपने नागरिकों को न्यूनतम अधिकार न दिला पा रहा, संविधान जला दीजिए, क्योंकि ये किसकी बात नहीं कर पा रहा है, मिनिमम की। तो क्यों आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्यों इसको इतनी प्राथमिकता दी गई, क्योंकि ये सबसे कम है। तो कोर्ट को न्यूनतम अधिकार तो दिलाना ही चाहिए उसके नागरिक को, न्यूनतम भी न दिला पाए तो सुप्रीम कोर्ट किस काम का, इतना बड़ा, इतने सारे जज, इतनी व्यवस्था, जो अपने देश के नागरिकों को उनके न्यूनतम अधिकारों की रक्षा भी न कर पावे, तब तो बेकार है सारी चीजें। समझ गए? तो इसको चारों तरफ से सुरक्षा क्यों दी गई है, क्योंकि अपने आप में सबसे कम है, कम से कम यही है। अब इसमें भी कम करेंगे तो फिर इंसान की श्रेणी में नहीं आएंगे। अब इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, विशेषताएं अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। लेकिन जैसे कुछ खास बातें, कि जैसे बताया कि अमेरिका के, लिख लीजिए, इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्या कहा गया है, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में इसको क्या कहा गया, बिल ऑफ राइट्स। अब इस मूल अधिकार को पूरा न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, जुडिशियल प्रोटेक्शन है चारों तरफ से।
यानी मौलिक अधिकार पूरी तरीके से हमारे लिए क्या है, सुरक्षित है, गारंटीड है। यानी इसकी क्या दी गई है संविधान में, गारंटी दी गई। किस तरीके से गारंटी दी गई है 32 और 226 से, कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अब इसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक। अब हालांकि ये भी स्वतंत्रता पूरी नहीं है, अब इसके भी कुछ सवाल या निशान है। अभी क्या क्या हुआ बाद में आएगा, सवाल पहले आ जाएगा कि इस पर भी कुछ सवाल या निशान है। सवाल या निशान ये है कि कोई भी स्वतंत्रता पूरी तब होगी जब उस स्वतंत्रता का त्याग करने का अधिकार आपके पास हो, तब वो स्वतंत्रता क्या मानी जाएगी, पूरी मानी जाएगी। यहां पर जैसे अमेरिका के संविधान में है कि वहां का नागरिक स्वतंत्र है, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, वहीं पर है, और वहां पर स्वतंत्रता पूरी है, क्योंकि वहां के नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है, और मौलिक अधिकार इतना मिला है कि वो खुद मौलिक अधिकार छोड़ने की घोषणा कर सकता है। यानी वो कह सकता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स की कोई जरूरत नहीं। ठीक। जैसे बचपन में कई बार होता है ना कि जब छोटे आप रहे होंगे, कुछ बदमाशी किए, पढ़े लिखे नहीं, तो घर वाले दो चार झापड़ मारे, फिर आपको ऑप्शन दिए तुम्हारी मर्जी, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। ठीक। तो आपको कहा गया कि या तुम्हारी इच्छा, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, जो मर्जी आए सो करो, कह दिया जाता। तो आप कहेंगे ठीक है अब हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा हो पाएगा? फिर दो झापड़ पिटाएंगे, फिर कह जाएंगे तुम्हारी जो मर्जी आए सो करो, पढ़ो चाहे मत पढ़ो। फिर आप क्या कहेंगे? अल्टीमेटली करना वही है। तो फिर आप बोले फिर पूछने का क्या मतलब है? मारपीट के बोलो ना कि पढ़ो भाई सीधे सीधे। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करो, कुछ करो, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक। बोले ठीक है हम बर्बाद करें, ऐसे कैसे बर्बाद कर रहे हैं? तो फिर चार झापड़ आप पाएंगे। तो इस पूछने का क्या मतलब हुआ? तो स्वतंत्रता हुई ही नहीं आपको, वो तो खाली आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन कहा वही जा रहा है जो आपके लिए ठीक हो, जो उनको ठीक लगता हो। तो अमेरिका में वहां के नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता है कि वो मौलिक अधिकारों का त्याग कर सकते हैं। क्या भारत का नागरिक मौलिक अधिकार छोड़ने की घोषणा कर सकता है कि नहीं हमको फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए? नहीं हो सकता, हम नहीं छोड़ सकते। मतलब हमें मौलिक अधिकार जबरदस्ती दिया गया कि हम चाहेंगे कि नहीं हमको फंडामेंटल राइट नहीं चाहिए। बोले काहे नहीं चाहिए भाई, आप स्वतंत्र हैं। बोले हम स्वतंत्र इतने हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप स्वतंत्र हैं और आपको मौलिक अधिकार लेना पड़ेगा। भाई आप भूखे हैं, आपको खाना खाना पड़ेगा, हमारी इच्छा स्वतंत्रता, हम नहीं खाएंगे। नहीं ऐसे कैसे नहीं खाएंगे? अरे मर्जी है हमारी, ऐसे कैसे मर्जी चलेगी भाई? बिना खाए जिंदा नहीं रहेंगे। अरे ठीक है हम मरना चाहते हैं, ऐसे कैसे मरना चाहते हैं? आपको मरना ही नहीं देंगे। समझ गए? यानी आपको मौलिक अधिकार छोड़ने का अधिकार नहीं, जबकि अमेरिका का नागरिक मौलिक अधिकार का त्याग कर सकता है। तो वहां पर स्वतंत्रता ज्यादा मिली है फंडामेंटल राइट्स के केस में। ठीक है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता कम है। जैसे डेमोक्रेसी के मामले में आप देखते हैं, जैसे कहते हैं भारत में लोकतंत्र, लोकतंत्र पूरा नहीं, आधा है। लोकतंत्र पूरा तब होगा कि जब आप नागरिक चुन रहे हैं, जो सांसद विधायक चुन रहे हैं, आप सीधा चुने। पहली बात तो हम लोग सीधा चुनते नहीं, हम लोग सांसद या विधायक चुनते हैं, वो आगे जिसको चुन ले गधे घोड़े को, वो बन जाएगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। जैसे एमपी में चुनाव हुआ, विधायक चुने गए, फिर बोले ऐसा विधायक चुने गए, चलो वो यादव जी है ना, मोहन यादव, चलो तुमको तुम मुख्यमंत्री बना दे। पब्लिक ने मोहन यादव को चुना था? नहीं, वो तो शिवराज सिंह चौहान को दे रहे थे, बन गए मोहन यादव। ये क्या मजाक चल रहा है? समझ रहे? जैसे अमेरिका में जो चुनाव होता है तो वहाँ डायरेक्ट प्रेसिडेंट को चुनाव करता है। हमसे बात करो, बात करना है कर लो। छूट स्वतंत्रता का मतलब इतनी भी नहीं। तो अमेरिका में जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, तो लोग सीधे राष्ट्रपति को वोट करते हैं, या सीधे वहाँ के सरकार चुनते हैं। हम लोग सीधे नहीं चुनते, हम लोग सांसद चुनते हैं, और सांसद आके जिसको चुनते हैं। तो पूरा कहाँ हुआ? ये तो आधा हुआ। और पूरा तब हुआ कि जब उसको हटाने का भी अधिकार हमें मिल जाए। काम ठीक नहीं कर रहा, राइट टू रिकॉल, वापस बुला लेके आओ, वापस हटो, तुमको नहीं रखना है। पूरा नहीं। तो उसी तरीके से स्वतंत्रता हमारी पूरी तब मानी जाएगी जब उस स्वतंत्रता को छोड़ने की स्वतंत्रता हमें मिल जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? यानी आप पूरी तरीके से स्वतंत्र कब होंगे
कि जब आप स्वतंत्रता को भी छोड़ने की क्या रखें, स्वतंत्रता, आप इतने फ्री हो कि आप फ्रीडम को छोड़ सकें, यानी हम जेल में ही रहना चाहते हैं। और बताइए, हमको बेड़ियों से बांध के रखो, हम इंसान की तरीके से नहीं, जानवर की तरीके से रहना चाहते हैं, हमें पिंजरे में कैद करके रखा जाए, नहीं कर रहे, नहीं आपको स्वतंत्र है, बोले नहीं हमको रहना है पिंजरे में, हमारा मन कर रहा है, नहीं करेगा आपका मन, ये हम बता रहे हैं आपको कि आपके लिए क्या सही है। अरे भाई हमको लग रहा है जानवर की तरह जीना, क्यों हम आपको सही कर रहे हैं, नहीं करना पड़ेगा। जैसे घर वाले कहते हैं ना कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन ऑप्शन एक ही होता है आपके पास, खाना खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन पीट पीट के खिला दिया जाएगा, समझे। तो ये पूरी नहीं है, ये क्या है, आधी लिख लीजिए। भारत का नागरिक मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता, इंडियन सिटीजन कुड नॉट क्विट द फंडामेंटल राइट्स। भारत का नागरिक मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। परंतु अमेरिका में क्या हो सकता है, त्याग हो सकता है, बट अमेरिकन सिटीजन कुड। समझ गए। चलिए अब इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, देख लीजिए, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6। पहला लिखिए, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार, तो राइट टू इक्वलिटी हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, पहला। अब इस पहले मौलिक अधिकार में कई सारे आर्टिकल हैं, कई सारे अनुच्छेद आएंगे। सबसे पहले लिखिए अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। अब अनुच्छेद 14 आप लिखिए, पहले क्या लिखा हुआ है 14 में, हाँ लिख लीजिए। विधि के समक्ष क्षमता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको लगता है सिंगल लाइन लिखो, बड़ा नहीं लिखो, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए अब इस 14 का मतलब क्या हुआ, विधिक समझ क्षमता का मतलब क्या हुआ, लिखिए, लिखिए राज्य, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, राज्य कॉमा, भारत के राज्य क्षेत्र के में किसी व्यक्ति को, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अभी लिखे नहीं, डिनाइड एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ
और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। तो पहली बात तो कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होगा। किसी के लिए कम या ज़्यादा नहीं होने का मतलब कि जैसे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे गोपीनाथ मुंडे। तो गोपीनाथ मुंडे सांसद बने थे, फिर मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। कृषि मंत्री के उन्होंने शपथ ली और जब शपथ हुई मई में सरकार बनी थी, मई लास्ट में, और जून के पहले ही हफ्ते में, सरकार बनने के अगले ही हफ्ते में, वो गोपीनाथ मुंडे अपनी कार से जा रहे थे दिल्ली में, एक टैक्सी ड्राइवर ने उनकी कार को टक्कर मार दी और उसी कार एक्सीडेंट में गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई। तो जब उनकी मौत हुई, बड़े कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र के, उस जमाने में सबसे बड़े नेता थे, तो जब उनकी मौत हुई तो जिस टैक्सी ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था उसको अरेस्ट किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया कि भाई इसकी वजह से इतने बड़े मंत्री की मौत हुई, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सरकार लगी हुई थी भाई, नई नई सरकार बनी है, इतने बड़े व्यक्ति की मौत हुई है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो उस ड्राइवर के वकील ने जमानत कर दी थी कि भाई एक्सीडेंट का मामला है, इसको जमानत दे दी जाए। लेकिन विरोध किया गया कि नहीं, बड़े बड़े वकील लगे कि इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारे विरोधों के बावजूद शाम होते होते उसको जमानत दे दी गई। जज ने कहा कि भाई एक्सीडेंट का ही तो मामला है, एक्सीडेंट कुछ साल पहले मुंबई में हुआ था जहाँ पर सलमान खान ने कुछ लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, तो एक्सीडेंट यहाँ भी हुआ है, तो वहाँ भी ड्राइवर को जमानत मिल गई, तो यहाँ भी ड्राइवर को जमानत मिलेगी। बस फर्क कितना है, कुछ समय मारने वाला अमीर आदमी था, मरने वाले गरीब लोग थे। इस बार मारने वाला गरीब ड्राइवर है, मरने वाला बड़ा व्यक्ति है, लेकिन कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, अनुच्छेद 14। ठीक। अब इस 14 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, आप पहले पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या मतलब होता है। विधि की समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण में क्या डिफरेंस हो सकता है आपके हिसाब से? संरक्षण भी क्या? हम्म। अच्छा, विधि की समक्ष क्षमता यानी कानून के आगे सब लोग क्या है, बराबर है, जो अभी आपको उदाहरण दिया। ठीक। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है या नेगेटिव है, ये सकारात्मक कॉन्सेप्ट है या नकारात्मक, क्या लगता है आपको? यानी कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, ये आपको लगता है कि ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की टक्कर मुकेश अंबानी की गाड़ी से हो जाए और आपका मुकदमा मुकेश अंबानी से हो जाए, तो क्या आप जीत जाएंगे? रोड एक्सीडेंट एक अमीर सलमान खान ने भी किया और एक ट्रक ड्राइवर भी कर लेता। अब आपका जमीन मान लीजिए कोई बड़ा उद्योगपति छीनने के लिए आ गया, अब उसने कोर्ट में केस कर दिया, मामला हाई कोर्ट लेके चला गया, मामला सुप्रीम कोर्ट, आप दौड़ पाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? वो तो दौड़ जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, कोर्ट फीस सबके लिए बराबर लगेगी, वकील की फीस सबके लिए बराबर है सारी चीजें बराबर है सबके लिए, हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। ये स्थिति तब पॉजिटिव मानी जाती है कि जब सब लोग बराबर हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना कि पहले बेस बराबर किया जाता है, तब उसके बाद आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ तो लोग ही असमान है, एक आदमी क्या है, बहुत अमीर है और एक गरीब, तो सबको एक नज़र से देखना कैसे संभव है? क्या ये ठीक होगा? डिस्क्रिमिनेशन तो होना चाहिए, जो गरीब है उनके लिए अलग होगा, जो अमीर होगा उसके लिए अलग होगा। तो ये देखने में आपको लग रहा है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये क्या है, निगेटिव, ये नकारात्मक। ये पॉजिटिव तब हो सकता था कि जब भारत में सब लोग क्या हो, बराबर हो, मजदूर, पिछड़े, गरीब, रिक्शे वाला, भिखारी। अब उसकी टक्कर एक बड़े आदमी से हो जाए तो फिर तो वो नहीं जीत पाएगा, बड़े बड़े वकील लगेंगे, केस मुकदमा होगा, फिर देखिए मजा क्या होता है।
समझ गए? तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लैंड से है। कहाँ से है लिख लीजिए, पहले लिखिए विधि की समक्ष समता। इक्वलिटी बिफोर लॉ फिर से लिख लीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। लिखिए ये कैसा है, यह एक नकारात्मक, यह एक नकारात्मक विचार है, इट्स अ नेगेटिव थॉट। और ये थॉट पता है कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया। क्यों? क्योंकि लिख लीजिए विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर समान कानून लागू करना ठीक नहीं है। बिकॉज इक्वल लॉ फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, फॉर डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ सिटीजन्स इज नॉट राइट। क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर एक समान विधि लागू करना सही नहीं है। फॉर डिफरेंट कंडीशंस पीपल, ठीक है, एक समान लागू करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। समझ गए? तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी कंडीशन क्या है, अलग अलग है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या था? विधि का समान संरक्षण। देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सॉरी, विधि का समान संरक्षण यानी इंग्लिश में क्या हुआ? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तो विधि का विधिक समक्ष समता होगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखिए विधि का समान संरक्षण, यह लिखिए। अब इसमें क्या होता है कि ये लिखिए अमेरिका से लिया गया। ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। इट्स अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, यह एक सकारात्मक। हालांकि ये लीगल है। अब ये सकारात्मक कैसे है? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट करता है। ये क्या करेगा? भेदभाव करेगा। गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग होगा, किसी और देश के लिए अलग होगा। जैसे अमेरिका में नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय। वहां पर जो कानून बना हुआ है, जरूरत के हिसाब से वो फ्लक्चुएट हो सकता है। हमारे यहाँ नेचुरल जस्टिस नहीं। हमारे यहाँ एक तरीके से, जैसे मान लिया कि कानून की सड़क जा रही है, ठीक है, ये कानून की क्या जा रही है? सड़क जा रही है। अब इस सड़क के ऊपर एक सामने एक गड्ढा है, तो कानून या तो यहाँ रुक जाएगा या फिर इस गड्ढे में कूद जाएगा। ठीक। अमेरिका में नेचुरल जस्टिस, वो कहेगा अगर गड्ढा है तो साइड से निकल जाओ, गड्ढे में नहीं कूदना। हमारे यहाँ जो लिखा है वही है, दाएं बाएं नहीं जाना है, और वहां पर दाएं बाएं जा सकते हैं। तो उसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, प्राकृतिक न्याय। कि नेचर के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चीजें क्या होती हैं? बदल जाती हैं। अमीर गरीब का मुकदमा है तो हमें देखना पड़ेगा। तो इसी पॉजिटिव इसको अभी अनुच्छेद 15-16 बताएंगे, तो वहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक शब्द आएगा, सकारात्मक भेदभाव। यानी डिस्क्रिमिनेशन तो होगा, लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। तो इसी में हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको रखा गया। कमजोर में महिलाएं, जैसे सड़क पे टक्कर हुई एक साइकिल वाले की एक कार वाले से, तो पक्ष किसका होगा? साइकिल वाले का, यही होगा। कार वाले और ऑटो वाले की टक्कर हुई तो पक्ष किसका लेंगे? ऑटो वाले का लेंगे। ऑटो वाले का पैदल से टक्कर हुआ तो फिर पैदल वाले का। ऑटो वाले का रिक्शा वाले से हुआ तो फिर रिक्शा वाले का। एक लड़के का लड़की से टक्कर हो गया तो
फेवर किसका लेंगे? जो कमजोर है। समझ गए? तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव। समझ गए? तो ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, सकारात्मक भेदभाव, ये विधि की समता के हिसाब से कुछ थोड़ा सा और चलता है, लेकिन फिर भी राज्य इसको स्वीकार करती है। ये लीगल होता है, कानूनी होता है, कानून बना के इसको अलग अलग जगहों पर लागू किया जाता है। और ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन विदेशी नागरिकों को भी मिलता है कि अगर कोई फॉरेनर आया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जेल में भर के लाठी लाठी पीटना शुरू करेंगे, उसके साथ क्या किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेट करते भी हैं। आप कहीं घूमने जाएंगे तो ये तो लिखा रहता है भारतीय नागरिकों के लिए 10 रुपये, विदेशी नागरिकों के लिए 100 रुपये टिकट। भाई मान लेते हैं कि वो विदेशी है तो अमीर होगा, हम लोग भारतीय मतलब गरीब, ये मान लेते हैं, लिखा हुआ है, वो टिकटें पे लिख देते हैं कि भारतीय लोग गरीब टाइप के हैं, विदेशी लोग क्या है? अमीर। ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखता है। समझ गए? तो ये दोनों बातें किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 14 में। 14 का मतलब समझ में आया पूरा? अब इस 14 के बहुत सारे एक्सेप्शन भी है, अपवाद है। अब अपवाद क्या क्या है, इसका अपवाद लिखिए, अनुच्छेद 14 का एक्सेप्शन। अब आर्टिकल वाइज जैसे लिखिए, अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361, 361। 361 में क्या है कि लिखे, राष्ट्रपति और राज्यपालों के विशेषाधिकार, स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। लिखे अपवाद, एक्सेप्शन। तो ये आपने नहीं लिखा होगा 361 शायद, लिख लीजिए आप। राष्ट्रपति और राज्यपालों के क्या होते हैं? विशेषाधिकार। पहला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति और राज्यपालों के विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, विशेषाधिकार। विदेशी राजदूतों को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती है। फॉरेन एम्बेसडर्स वेयर, राजदूतों को घरेलू कानूनों से छूट प्राप्त होती है। फॉरेन एम्बेसडर्स आर एक्सक्लूडेड डोमेस्टिक लॉज, घरेलू कानूनों से क्या है? छूट है। अब जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उनकी गाड़ी का कोई नंबर नहीं होता, वो मालिक होते हैं, उनके इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उनका कोई किराया भाड़ा नहीं लगेगा। विदेशी राजदूतों को यहाँ के कानूनों से क्या है? सुविधा प्राप्त है, छूट है। उनके ऊपर, उनके पद पर रहते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर। भाई 14 है, सबके लिए बराबर है, तो उन लोगों को छूट क्यों दिया गया है? इसके अलावा सांसदों के विशेषाधिकार होते हैं, विधायकों के विशेषाधिकार होते हैं, प्रिविलेज है। अभी आर्टिकल 105 आएगा, सांसदों को बहुत सारी छूट मिलती है गिरफ्तारी के संबंध में, कि भाई जब सत्र चल रहा हो तो बिना स्पीकर की परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस तरीके से बहुत सारी छूटें उनको मिलती है। और भी कई सारे मामले हैं कि जहां पर इसके कुछ कुछ अपवाद मिलते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन तो खैर रहते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि 14 कहा गया कि विधि की समक्ष समता है, सब बराबर है, इसमें कई सारे छूटे हैं, लेकिन वो बड़े लोगों को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, जो विदेशी राजदूत, तो ये 100% नहीं। समझ गए? तो ये सारी बातें किस अनुच्छेद में बताई गई है? 14 में। ठीक। तो इसमें कोई डिफेंस का आदमी है तो उसको डिफेंस डॉलर नहीं देना होता है, या फिर ग्रोसरी आइटम उसको टैक्स नहीं देना होता है। क्यों नहीं टैक्स देना पड़ता है? हम लोग का वो कैंटीन का होता है ना, तो उसमें टैक्स नहीं लगता। तो अपने कैंटीन से CSD उनको सुविधा मिलती है, टोल क्यों नहीं देंगे? तो इनकम टैक्स तो भरना ही पड़ता है। टोल क्यों नहीं देंगे? हम लोग का फ्री होता है, आईडी कार्ड दिखाने पर नहीं होता। वो दे देते हैं, वो सरकारी गाड़ी पर ही छूट होती है, निजी गाड़ियों पर, अपने निजी यात्रा पर नहीं होगी। सरकार के काम से आएंगे तभी छूट होगी। वो टोल वाले दे देते हैं, वो अलग है, उदारता है। मान लेते हैं कि चलो जा रहा है, दे दिया। पुलिस वाले वो अगर मना कर दे तो नहीं, तो उनको बाध्य देना पड़ेगा। वो चलिए कि उदारता है कि चलो सेना से है तो छोड़ देते हैं। जनरली उसका जो नियम है कि जो वो कार्ड उसी गाड़ी में वैलिड होगा जो सरकारी हो या सरकार के किसी काम से जा रहे हो, तब वो कार्ड वो दिखाएंगे तो उनको टोल से छूट मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगा कि घूमने जा रहे हैं तो टोल से छूट मिल जाए। वो उदारता है, वो कानून का उल्लंघन है, कायदे से उनको दे देना चाहिए। वो फायदा उठाते हैं।
कि हम लोग के भी कई सारे दोस्त हैं, हम लोग भी घूमने फिरने जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। लेकिन अगर सब राज्यों में नहीं है, एमपी वाले धर लेंगे। तो घूमने जा रहा है यूपी में, आप पकड़ घूम लेंगे आई कार्ड दिखा के, एमपी में नहीं घूम पाएंगे, एमपी में जमा करवा लेंगे, सरकारी गाड़ी चाहिए, किसी का आई कार्ड दिखाइए नहीं चलेगा। अलग अलग राज्यों में व्यवस्था है, जहाँ ढीले ढाले हैं छोड़ देते हैं, राजस्थान में वो कहीं नहीं छूटेगा। जाता है, मतलब तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को टैक्स भरना ही पड़ रहा है। है मान लीजिए अगर टोल नहीं देना पड़ रहा है या फिर कहीं ग्रोसरी आइटम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, कहाँ नहीं देते हैं टैक्स भाई, देते हैं, कोई कौन कह रहा है। वो सीएसडी होता है उस पर नहीं लगता है, बाकी जगह तो लगता ही लगता है। कुछ चीज़ें जैसे सुविधा मिल जाती है तो उसको कानून लोग समझ लेते, कानून वैसा थोड़ी है, कानून सबके लिए बराबर रखा गया, ये गलत फहमी है। पता है ना, कुछ सुविधा लोग देते हैं तो लोग लगता है यही नियम है, नियम थोड़े। वो तो भाई छोड़ देते हैं कि चलो अच्छा फोर्स में है, आर्मी वाला है, चलो छोड़ दिया, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि उसको एक्सेप्शन रखा जाए। समर्थन है सर, आम आदमी की टैक्स का है ये डिस्क्रिमिनेट करेगा, भेदभाव करेगा, कि पॉजिटिवली गरीब के लिए थोड़ा सा देखेगा ध्यान। तो कोर्ट में भी जब केस जाएगा तो एक बार जज ध्यान देगा कि जो गरीब है उसको देखा जाए कि भाई क्या है, नहीं तो कानून सबके लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ तो नेगेटिव हो जाएगा मामला। तो उसके लिए हाँ, पावर नहीं, झुकाव थोड़ा सा रहे, उसी को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो अभी 15 में आएगा, 15 में हम लोग विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला आ जाए अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। चलिए 15 कल देखा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मौलिक अधिकार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपने लिए, अपने जीवन के लिए फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए, आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना आपके लिए जरूरी हुआ। तो इस पर एक एक अनुच्छेद पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अभी मौलिक अधिकार थोड़ा स्लो चलेगा, 22 तक बड़े बड़े हैं, 22 के बाद फिर छोटे शुरू हो जाते हैं, 22 तक बड़े बड़े हैं जिसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद फिर छोटे छोटे आ जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं।